टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भेलूपुर पुलिस ने 2 अभियुक्तों को लूट के सामान व अन्य वस्तुओं समेत किया गिरफ्तार। सूचना का अधिकार विभाग उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने महंगाई के विरोध में चलाया हस्ताक्षर अभियान। बीएचयू में पीएम की रैली का विरोध करते हुए छात्रों ने कुलपति को सौंपा ज्ञापन। और कैंट घौसाबाद क्षेत्र में ऑटो सवार बदमाशों ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष और अधिवक्ता को मारी गोली। और अब खबरें विस्तार से। भेलूपुर पुलिस ने 2 अभियुक्तों को लूट के सामान व अन्य वस्तुओं समेत गिरफ्तार कर लिया। थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा लूट छिनैती करने वाले 2 शातिर अभियुक्त तथा जौहरी संदीप बरनवाल को लूट के सामान व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व एक अदद देसी तमंचा व नाजायज गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। भेलूपुर पुलिस को मुखबिर के जरिए मिली सूचना के आधार पर कंकड़वा वीर बाबा मंदिर के पास व जौहरी संदीप बरनवाल को दोनों अभियुक्तों की निशानदेही पर कमच्छा शराब ठेके के पास से लूट छिनैती के चेन, गलाया हुआ गिन्नी के रूप में 3 अदद नगद रुपए, अवैध गांजा, 1 अदद तमंचा व 2 अदद जिंदा कारतूस व घटना में प्रयुक्त बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया। ये पिछले दिनों लगातार चेन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही थी, जिसमें एक गैंग जो इलाहाबाद का था, हमने लंका थाना अंतर्गत ट्रैक किया था। दूसरा एक गैंग था जिसने यहाँ पे रेवड़ी तालाब चौकी के अंतर्गत, दुर्गा कुंड चौकी के अंतर्गत और संकट मोचन थाना लंका के अंतर्गत 3 घटनाएं उन्होंने की थी। मैनुअल इंफॉर्मेशन और हमारे टीम, जिसमें चौकी इंचार्ज 80, चौकी इंचार्ज खोजवा और इसके अतिरिक्त जो है जो हमारे यहाँ के कांस्टेबल विनीत और उनके और जो प्राइवेट में टीम लगी रहती है, इंस्पेक्टर साहब के नेतृत्व में सभी लोगों ने लगातार परिश्रम किया, जिसमें जो है 2 टीमें लगी हुई थी। इसमें उप निरीक्षक शशि प्रताप सिंह और आईसी खोजवा वेद प्रकाश एक टीम में थे, दूसरे टीम में स्वयं इंस्पेक्टर साहब थे और उनके साथ 80 चौकी इंचार्ज थे। इनके अलावा कांस्टेबल विनीत और भी इनके अन्य लोग थे। इन्होंने निरंतर अथक परिश्रम से मैनुअल जो है मुखबिरी के माध्यम से और लगातार फील्ड में मेहनत करके अभियुक्तों को न सिर्फ रंगे हाथों पकड़ा, बल्कि आगे होने वाली घटनाओं को भी बचा लिया है। इनके पास से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नारकोटिक्स का सामान मिला है, जिसको सील करके भेजा जा रहा है विधि विज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए। और सोना आज आप देख रहे होंगे बरामद हुआ है। इसके साथ ही साथ अवैध शस्त्र ये अपने साथ लेके चलते थे। इनमें से एक अभियुक्त का बहुत लंबा आपराधिक इतिहास है, लगभग जो है 2 दर्जन से अधिक मुकदमे उसके ऊपर हैं। और दूसरा जो है अभी 3 हमारे अभियोगों में संलिप्त रहा है। इसके साथ ही साथ जो इन्होंने अवैध इन गतिविधियों से अर्जित संपत्ति का क्रय विक्रय में सहभागी रहे हैं, ये व्यापारी हैं जिन्होंने खरीद फरोख्त किए, उनकी भी गिरफ्तारी करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। सूचना का अधिकार विभाग उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने महंगाई के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाया। सूचना का अधिकार विभाग उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों द्वारा बढ़ते हुए खाद्य पदार्थ, पेट्रोल, डीजल के मूल्य वृद्धि के विरोध में मैदान स्थित पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस दौरान महंगाई के विरोध में नारेबाजी की गई व मांग की गई कि जनता इस महंगाई से त्रस्त है, लोग भूखमरी की कगार पर हैं। अगर सरकार इस पर अंकुश नहीं लगाती है तो जोरदार आंदोलन चलाया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी व जनसूचना अधिकार के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र श्रीवास्तव के आदेश पर यह अभियान चलाया गया। इसका नेतृत्व जिला चेयरमैन राजेश त्रिपाठी, प्रदेश सचिव संगठन प्रभारी राजेंद्र श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर कुलदीप शर्मा, स्नेह जायसवाल, नसीम अहमद, आयुष तिवारी सहित कई लोग उपस्थित रहे। किस तरह का ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है? आज
देश में महंगाई को लेकर जिस तरह से जनता आम जन परेशान है, जिस तरह से रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आम जनता आज उससे करा रही है। आम आदमी के कमाई कम हो गया है, खर्च ज़्यादा हो गए हैं। आज उसी के विरोध में जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका वाड्रा जी के निर्देशानुसार हमारे प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में निर्देश पर आज हम लोग बनारस के अंदर हस्ताक्षर अभियान का आहूत किया गया है। तो क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार मोदी सरकार आने से पहले जनता को गुमराह किया था कि बहुत हो गई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार वो अपने कथनी और करनी में फेल हो गया है। हम इस हस्ताक्षर अभियान से हम उनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। गरीब जनता को आप समझे, आप तुरंत पेट्रोल का दाम और डीजल का दाम और खाने की महंगाई की वस्तु जो जितने भी लोग आम जन लोग सरसों का तेल खाते हैं उसको तुरंत कम किया जाए ताकि जनता को राहत मिले। सूचना के अधिकार के प्रदेश सचिव संगठन प्रभारी राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव हम बोल रहे हैं। आज पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहा है महंगाई के विरोध में, पेट्रोल के डीजल के विरोध में, जो कि आप लोग देख रहे हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा महंगाई इतना भाग गया है कि घर का दाल रोटी चलाना मुश्किल हो गया है। देश की पूरी जनता परेशान है। इसको देखते हुए हमारे ऊपर से दिल्ली से आदेश आया है प्रियंका वाड्रा जी का, राहुल गांधी जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी के निर्देश के अनुसार ये बनारस में चारों तरफ ये कार्यक्रम चल रहा है। और सबसे अनुरोध है जनता से भी कि आप लोग इसमें सहयोग करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग संघर्ष करेंगे उतना ही इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग है यही हो रहा है भाई, देख रहे देश में कितना महंगाई बढ़ती जा रही है। रोज़ पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, रोज़ डीजल का दाम बढ़ रहा है, तेल का हाल देख ही रहे हैं। कितने घर में कड़वा तेल आना बंद हो गया है, 200 के ऊपर कड़वा तेल चला गया है। बहुत लोग के घर तो बहुत बुरी स्थिति हो गया है, न लोग कह पा रहे हैं न रो पा रहे हैं। लोग करे तो करे क्या, और जिसमें कि ये तो पूरा देश की जनता त्रस्त है। बस यही है। और बीएचयू में पीएम की रैली का विरोध करते हुए छात्रों ने कुलपति को ज्ञापन सौंपा। भगत सिंह छात्र मोर्चा और अन्य छात्र छात्राओं ने 15 जुलाई को इस कोरोना महामारी के बीच प्रधानमंत्री के होने वाली रैली को रोकने और विश्वविद्यालय को पुनः खुलवाने की मांग की और इस बाबत कुलपति को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय पिछले 1.5 साल से बंद है और सभी अकादमिक गतिविधियां बंद हैं, लेकिन बीएचयू और जिला प्रशासन सभी कानूनों और नियमों को ताक पर रखकर विश्वविद्यालय के अंदर राजनीतिक रैली को करवा रहा है। छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय हम छात्रों का है, किसी पार्टी या कुलपति का नहीं है। प्रशासन ने कोरोना का हवाला देकर सभी शिक्षण संस्थान को बंद कर दिया था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विश्वविद्यालय प्रशासन किसी राजनेता या फिर किसी पार्टी की रैली करने के लिए क्यों अनुमति दे रहा है। 6000 की संख्या में बाहरी व्यक्तियों को कैंपस में महामारी फैलाने के लिए क्यों बुलाया जा रहा है, जबकि कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना है। ये रैली कोरोना के नियमों का खुला उल्लंघन है। विश्वविद्यालय प्रशासन इस तरह से छात्रों और कर्मचारियों का और बनारस शहर का जीवन संकट में क्यों डाल रहा है। छात्रों ने कहा कि इस रैली को तुरंत रद्द करवाया जाए और विश्वविद्यालय की कक्षाओं और हॉस्टल को पूरी क्षमता के साथ खोला जाए। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में सुमित, राहुल, शुभम, लोकेश, इप्शिता आदि छात्र छात्राएं मौजूद रहे। 3 वर्ष का छात्र हूँ बीएचयू। सर, पिछले 15 महीनों से हम लोग की कक्षाएं बंद है, लेकिन आज कल प्रधानमंत्री जी की यहाँ रैली होने जा राजनीतिक रैली होने जा रही है, जिसमें 5000 लोगों की भीड़ जुटेगी। लेकिन बीएचयू प्रशासन और यहाँ के कर्मचारियों और प्रोफेसरों को ध्यान देना चाहिए। हम लोग की पिछले 15 महीनों से कक्षाएं बंद है, लेकिन फिर भी यहाँ 5000 लोग जुटेंगे। हम लोग की कक्षाओं में केवल 100 बच्चे जुटते हैं, तब भी यूनिवर्सिटी को बंद किया गया है और ऑनलाइन सब चलाए जा रहे हैं। वो भी ऑनलाइन की क्या व्यवस्था है सब जानते ही हैं, लेकिन इस राजनीतिक कैंपस को राजनीतिक स्थल बना दिए गए हैं। और हम ये मांग करते हैं कि हम लोग पिछले वर्ष दिसंबर में धरने पे बैठे थे, उसके बाद कुछ आंशिक रूप से लाइब्रेरी और कक्षाएं संचालित की गई थी अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए, लेकिन फिर से दूसरी लहर में बंद कर दिए गए। हम यही मांग करते हैं कि हम लोग का फिर से लाइब्रेरी खोला जाए और हम लोग की कक्षा ऑफलाइन चलाई जाए।
हम लोग अभी आगे की रणनीति बना रहे हैं और उसके बाद आगे भी हम लोग अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। कैंट घोसाबाद क्षेत्र में ऑटो सवार बदमाशों ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष और अधिवक्ता राहुल राज को गोली मारकर घायल कर दिया। कैंट थाना अंतर्गत घोसाबाद क्षेत्र में मंगलवार की रात करीब 11:30 बजे ऑटो रिक्शा सवार बदमाशों ने छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष और अधिवक्ता राहुल राज को पीछे से गोली मार दी। हमले में घायल राहुल ने पड़ोसी के घर में घुसकर किसी तरह अपनी जान बचाई। रीढ़ में गोली लगने से हालत देर रात तक चिंताजनक बनी रही। राहुल को मलदैया स्थित हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। घायल पूर्व छात्र नेता के बयान के आधार पर एक आरोपित को रात में ही हिरासत में लेने की खबर है। वहीं कैंट थाने पर तहरीर भी रात में ही दे दी गई है। बताया जा रहा है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष और अधिवक्ता 32 वर्षीय राहुल राज तकरीबन रात 11 बजे के बाद लच्छीपुरा स्थित अपने चैम्बर से बाइक से घोसाबाद घर जाने के लिए निकले। घोसाबाद मोड़ के पास ऑटो रिक्शा की बाइक से टक्कर हो गई। राहुल राज और ऑटो रिक्शा सवार से विवाद हुआ। नकाबपोश एक शख्स ने ऑटो रिक्शा से निकलकर फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली राहुल के पीठ पर लगी। गोली चलने की आवाज सुनकर पहुंचे आसपास के लोगों ने राहुल को मलदैया स्थित अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पर कैंट पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। गोली चलने के पीछे नदेसर इलाके से बिहार झारखंड तक जाने वाली बसों का विवाद और पार्षदी की चुनावी रंजिश की बात सामने आ रही है। राहुल जी, कैसे घटना घटी? किसने आपको गोली मारा? मैं अपने घर से निकल रहा था, पुराने मकान से नए मकान जा रहा था। रात में कंपनी से 3 अपराधी गोली मारे हमको, और ये गोली राजनीतिक साजिश के तहत कई लोग इसमें शामिल हैं। इसमें पूर्व पार्षद विजय जायसवाल, वर्तमान पार्षद बिज्जू विश्वकर्मा, और इसमें बस लाइन में एक है श्याम बाबू करके वो, और यशपाल सिंह, मोहम्मद सन्नी, और पियरिया पे रहता है कवि चौहान। ये सब सारे लोगों ने मिलकर साजिश कर मुझे गोली मरवाया। और मैं आपके माध्यम से देश की आवाम को, जनता को बताना चाहता हूँ कि उनकी दुआ से अगर मैं बच गया तो उनको करारा जवाब दूंगा न्यायिक प्रक्रिया से। हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में प्रवेश पत्र दिए जाने के दौरान कोविड नियमों को नजरअंदाज कर दिया गया, जिसका छात्रों ने विरोध किया। हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में छात्र छात्राओं को महाविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रम की होने वाली परीक्षा हेतु बुधवार को प्रवेश पत्र दिया गया। प्रवेश पत्र लेने हेतु छात्र छात्राओं की लंबी कतार लग गई। इस बीच महाविद्यालय प्रशासन की ओर से कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कराया गया। छात्रों ने बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाए। ऐसे में महाविद्यालय परिसर में ही परीक्षाएं होनी है। यदि ऐसे ही लापरवाही बढ़ती गई तो छात्रों का स्वास्थ्य तो खतरे में है ही, साथ ही कोरोना की तीसरी लहर आने की भी संभावना बढ़ जाएगी। अमन जी, आज इस तरह से यहाँ प्रोटोकॉल की धज्जियाँ उड़ रही है, ये कैसा भीड़ है? मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि कॉलेज प्रचार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। फिर लेडीज़ के लड़कियों का लाइन अलग लगाएं, लड़कों का लाइन अलग लगाएं। बस एडमिट कार्ड बांटने में कॉलेज प्रशासन की व्यवस्था पूरी शर्मरा गई है, जो सोच रही है कि ये परीक्षा कैसे करवाएंगे। प्रिंसिपल यहाँ से गुजर रहे हैं लेकिन इतनी भारी भीड़ देख रहे हैं, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं कि लड़कियों की लाइन अलग हो जाए, लड़कों की लाइन अलग, कुछ नहीं। आप सामान देख लीजिए कि जब एडमिट कार्ड ये लोग नहीं बांट पा रहे हैं तो परीक्षा कैसे करवाएंगे। ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, आप विद्यालय के जो है छात्र नेता भी हैं, तो आप लोग किस तरह से मदद कर रहे हैं लोगों का? जितनी भी हमारे महिला, जितनी भी हमारे छात्राएं हैं, छात्राओं के लिए हमने अभी भी तुरंत प्रिंसिपल साहब से बात करें, कहा है कि कम छात्राओं का लाइन अलग लगवाई जाए, उनके लिए काउंटर अलग की व्यवस्था की मैंने मांग की है। छात्रों के छात्र देखिए आगे पीछे के ले लेंगे, लेकिन छात्राओं की दिक्कत है तो मैंने उनके लिए भी तुरंत मांग किया, बोले कि जल्द से जल्द छात्रा काउंटर अलग कर दिया जाएगा। अगर नहीं करेंगे तब क्या करेंगे? नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करने का कार्य करेंगे। ये तीसरा लहर आने वाला है जी, ये इस पर क्या कहना चाहेंगे, बताइए। देखिए, तीसरा लहर की जैसे आप सभी लोग कह रहे हैं तीसरी लहर की संभावना है, लेकिन आप एक चीज़ देखिए ना, तीसरा लहर की इसी सबसे तीसरा लहर की आप संभावना करें, तीसरी लहर आ जाएगी। समय हमारे पास बिल्कुल नहीं बचा हुआ है। एडमिट कार्ड में ये व्यवस्था है कि जब कल ये लोग आएंगे एग्जामिनेशन देने के समय क्या दिक्कत होगी, ये अभी कॉलेज प्रशासन सोया हुआ है। कॉलेज प्रशासन सोया हुआ, विश्वविद्यालय प्रशासन सोया हुआ है। अगर ये लोग अभी सचेत नहीं हुए तो आने वाले कुछ दिनों में इससे भयंकर से भयंकर यहाँ पर
कार्य नहीं किया जा रहा है? नहीं, कार्य करना चाहिए, इसको होना चाहिए, वो लोग रहना आपके लिए चाहिए। उनसे बात नहीं की, प्रिंसिपल सर से बात नहीं की? वो लोग कुछ बोल ही रहे हैं। कब से ये लाइन लगा? ये लाइन लगा सुबह से लगा है। कार्य बहुत धीमा भी हो रहा है। यहाँ पर भीड़ भी बहुत अधिक, काफ़ी भीड़ है, और क्या बोलते हैं, इसी कारण तो मान के बढ़ेगा कोरोना काल। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। BHU के PMNR स्टाफ को पिछले 1 वर्ष से वेतन नहीं दिया जा रहा है। BHU के PMNR स्टाफ को लगभग 1 वर्ष से वेतन न मिलने से क्षुब्ध स्टाफ ने नरेंद्र मोदी विकास मिशन के राष्ट्रीय सचिव अजय राय से मुलाकात की और समस्या के विषय में बताया। इस बाबत ममता सिंह ने बताया कि कोरोना काल में हम लगातार लोगों की सेवा में जुटे रहे, लेकिन लगभग 1 वर्ष से हमें वेतन नहीं मिल रहा है। ऐसे में सभी स्टाफ के समक्ष काफी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। उनका कहना है कि उन्होंने इस संदर्भ में PMO कार्यालय, CMO कार्यालय सहित सभी संबंधित स्थानों पर ज्ञापन दिया, परंतु इस ओर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या है, क्या मामला है, इसलिए आप लोग यहाँ पे? अभी मेरे पास ये मामला जो है करीब 1 महीना पहले से आया था, संज्ञान में मेरे आया था कि कुछ BHU के स्टाफ हैं PMR प्रोजेक्ट के, जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती है प्रोजेक्ट, उसमें 1 साल से इन स्टाफ को सैलरी नहीं मिली है, जिसके रिकॉर्डिंग जो है इन लोगों ने बहुत जगह प्रयास किया, कई जगह बात भी किया, बट अभी तक इनको सफलता नहीं मिली है। अब कहीं से संतुष्ट होने के लायक जवाब नहीं मिल पाया कि इनकी सैलरी क्यों नहीं आई है, नहीं आई तो क्यों नहीं आई है, और आएगी कब आएगी, रीज़न क्या है, उसके बारे में इन लोगों ने मुझे बता रहे थे। किस अधिकारी के यहाँ, स्वास्थ्य अधिकारी के कोई लेटर दिए हैं क्या? इन्होंने जो पत्र लिखा है वो मुख्यमंत्री को लिखा है, PMO ऑफिस में दिया है, इसके बाद NHM को दिया है, अपने डीन को दिया है, तो अभी तक कहीं से भी इनको कहीं से कोई जवाब नहीं आया है, कहीं से भी। सिर्फ एक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इनके पास जवाब आया था, जिसका उन्होंने मुझे कॉपी अभी मिली है, इस पर लिखा है कि इस पर आगे कार्रवाई किया जाए। अब उसमें क्या लिखा है, जब मैं उसको पूरा पढ़ लूँगा तभी मैं बता पाऊँगा कि क्या लिखा है उसमें। इसमें जो भारत सरकार ये जो प्रोजेक्ट है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कहना है, हेल्थ पे इतना ज़्यादा काम कर रहा है, उसके बावजूद भी जो है हमारा BHU प्रशासन सोया हुआ है, जिससे कि हमारे जितने स्टाफ है इस कोरोना काल में बड़े शिद्दत के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में इन लोगों ने अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। सैलरी इनको क्यों नहीं आ रही है, कारण ये बता दें, और इसमें जो दोषी हों उनके खिलाफ सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये हम मांग करते हैं सरकार से। PMR डिवीज़न डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक BHU में कार्यरत हूँ। हम पिछले 3 साल से वहाँ काम कर रहे हैं, जिसमें हमें लगभग 2 साल की सैलरी मिली है। उसके बाद हमारी सैलरी लगभग 1 साल से रुकी हुई है। इसके लिए हमने संबंधित हर जगह पे हमने पत्रिका दी है, हर जगह पे जाके फॉलोअप किया है, चाहे वो BHU हो, NHM हो, CMO ऑफिस हो, PMO ऑफिस हो या CM पोर्टल हो, हर जगह हमने पत्र दिया हुआ है, फॉलोअप भी किया, लेकिन हमें कहीं से कोई सहायता नहीं मिली। तो आज अचानक एक कैजुअल मीटिंग में हमें प्रधानमंत्री विकास मिशन के राष्ट्रीय सचिव अजय राय जी आए थे, उनसे हमारी एक कैजुअल मीटिंग हुई, तो हमने उनसे अपनी प्रॉब्लम बताई, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो हमारी बातों को संज्ञान में लेते हुए हमारी सहायता करेंगे। दिन से सैलरी रुकी हुई है? लगभग 1 साल हो गया सर, और हमारे 18 एम्प्लॉयज़ हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो झारखंड, बिहार, बाहर से आके रूम रेंट पे लेके यहाँ रह रहे हैं, लेकिन और हेल्थ वर्कर होते हुए, मतलब इस कोरोना काल में हेल्थ वर्कर होते हुए भी हमें सैलरी नहीं मिल रही है। ये कितना दुख वाली बात है सर, कि मतलब हेल्थ वर्कर होते हुए भी हम बिना सैलरी के 1 साल से काम कर रहे हैं।
और जो लोग बाहर से आ रहे जरा उनके बारे में सोचिए कि उनका जीवन यापन कैसे चल रहा है। तो कुछ अधिकारी थे जो अपना लेटर दिए, उस पर क्या कहें? किसी हमने तो लेटर हर जगह दिया, हर संबंधित विभाग को हमने लेटर भेजा। मैंने जैसा मैंने क्या मिला? कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिला। जहां भी गए सिर्फ ये बोला गया ठीक है हम देखेंगे, ठीक है हम देखेंगे। पिछले 3 महीने से हम सबके पास दौड़ दौड़ के थक चुके हैं, हमें कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिला अब तक। किसी कोई क्लियर जवाब नहीं दे रहा है, हर कोई एक दूसरे पे टाल दे रहा है। तो आपकी पूरी मांगे नहीं होगी तो आप अगला क्या करेंगे? अब अभी तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, इसलिए आज एक कैजुअल मीटिंग में हमने प्रधानमंत्री विकास मिशन के जो राष्ट्रीय सचिव हैं अजय राय जी, उनसे मुलाकात किया। तो अभी तो उन्होंने आश्वासन दिया है। सारनाथ क्षेत्र में लगे गंदगी के अंबार से लोग परेशान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता हेतु वृहद अभियान चलाया और अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्वयं फावड़ा चलाकर इस अभियान की शुरुआत की। वहीं नगर निगम की लापरवाही और उदासीनता से शहर के कई स्थानों पर गंदगी पूरे तरीके से हावी है। वहीं सारनाथ की बात की जाए तो सारनाथ में सीवर की समस्या है, जिससे क्षेत्रीय जनता काफी ज्यादा परेशान है। सरकार ने सड़कों के किनारे नालियां तो बनवा दी, लेकिन नालियों की साफ सफाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। पूरे विश्व में सारनाथ अपनी एक अलग पहचान रखता है। वहीं सारनाथ की इन समस्याओं से ना तो स्थानीय पार्षद, विधायक और ना ही प्रशासन कोई मतलब रखता है। वहीं यदि बात की जाए बाबा सारंगनाथ की, तो यहाँ सावन में बड़ी संख्या में भक्त कांवरिया आते हैं, लेकिन इस मार्ग पर सीवर का पानी बह रहा है। ऐसे में यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो भक्तों को इन्हीं मार्गों से होकर गुजरना पड़ेगा। पानी की निकासी को लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आसपास के लोग मलेरिया, टाइफाइड जैसी गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। कोरोना काल में जहां साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, वहीं इस तरीके से नगर निगम की लापरवाही लोगों की जान लेने पर आमादा है। कैसी समस्या है आपके क्षेत्र में ये नाली की? समस्या इस नाली की बड़ी विकट स्थिति है। पिछले 2-2.5 साल से ये नाली बनी हुई है और एक ऐतिहासिक क्षेत्र सारनाथ है और इस तरीके की जो शासन द्वारा व्यवस्था यहाँ पर की गई है, नाली की निकासी, यहाँ पर पानी की निकासी ही नहीं है। सीवर आज तक नहीं आया है सारनाथ में। कितनी बार यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने प्रयास किया, शासन स्तर तक बात गई। फ़िलहाल स्टेशन के पास, सारनाथ स्टेशन के पास ये पानी जो नाली का था वहाँ पर निस्तारित हो जाता था, तो वहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन गया। तो उसके बाद इस जगह से पानी कहीं और जा नहीं पाता है। मैंने कई बार IGRS के माध्यम से शासन को सूचित किया। वो जो मेरा निवेदन था वो जाके नगर निगम में जाता था। नगर निगम वाले वीडियो को भेज देते थे। वीडियो कभी अभी तक नहीं आया है। वीडियो से भी कहा गया, वो नगर निगम बोलता है कि ये वीडियो द्वारा बनाया गया है, वीडियो ही समझेगा। और नगर निगम की ये स्थिति है कि आज तक सफाई करने के लिए नहीं आते। इस नाली की वजह से मच्छरों की पूरी भरमार हो चुकी है। पूरे क्षेत्रवासी परेशान है इस समय। सबसे ज़्यादा मलेरिया और कहाँ तक ये नाली गई हुई है और कहाँ पे इसका जो है कि रोकथाम किया गया है, कहाँ ये बंद होगा? सुहेलदेव पार्क से लेके ये नाली बनाई गई थी सारनाथ चौराहे तक, और ये सारनाथ डाकघर के पास आगे बंद हो जाती है। नगर निगम से कई बार कहे कि उसको पेड़ को किसी तरीके से हटवाइए, पानी आगे बढ़े, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। पीएम आगमन की तैयारियों के संदर्भ में काशी क्षेत्र अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव पत्रकारों से रूबरू हुए। प्रधानमंत्री व अपने सांसद नरेंद्र मोदी के आगमन पर भाजपा कार्यकर्ता पीएम के स्वागत में चौराहों को सजाएंगे। वहीं शहर में 400 से ज्यादा होर्डिंग्स के माध्यम से पीएम का अभिनंदन और धन्यवाद भी देंगे। ये जानकारी काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा एवं महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। महेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा काशी की चिंता करते हैं। करीब 8 माह बाद पहुंच रहे प्रधानमंत्री हर बार की तरह इस बार भी कई योजनाओं की सौगात देंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री, वाराणसी के लोकप्रिय सांसद, आगामी 15 जुलाई को वाराणसी अपने संसदीय क्षेत्र में मेरी काशी, जिनके उद्बोधन में आता है कि मेरी काशी अपनी काशी है, वह अपने लोगों से मिलने
और यहाँ के लोगों को, वाराणसी की जनता को एक बहुत बड़ी सौगात देने आदरणीय प्रधानमंत्री जी 15 जुलाई को आ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगभग 10:30 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पर आएंगे। 11 बजे पहला कार्यक्रम BHU में एक जनसभा करेंगे, जहां लोकार्पण और शिलान्यास का एक बृहद कार्यक्रम है। लगभग 280 कार्यक्रम जो 1583 करोड़ के लगभग है, इसका लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम महामना मालवीय जी की धरती BHU से एक सभा में करेंगे। इसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण भी करने, नगर निगम के पास रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो कि जापान और भारत के कोलैबोरेशन से एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का निर्माण हुआ है, उसका भी लोकार्पण लगभग 12:20 पे करेंगे। 2 बजे पुनः प्रधानमंत्री जी BHU में मातृ और शिशु स्वास्थ्य केंद्र की जो स्थापना हुई है, उस पर थर्ड वेरिएंट का, जो कोविड का थर्ड वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट की बातचीत की संभावना लोग बता रहे हैं, उस पर उनका दिशा निर्देश, उनका संवाद इसके प्रोफेशनल से, इसके डॉक्टर्स से, इसके स्पेशलिस्ट से BHU में करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री जी वाराणसी BHU हेलीपैड पर जाएंगे और वहां से बाबतपुर एयरपोर्ट पर जाके दिल्ली के लिए प्रस्थान करें। 3 बजे के समय कितने बजे तक रहेंगे? 3 बजे के आसपास में प्रस्थान का समय निर्धारित है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा आशापुर ROB का उद्घाटन करना है। ऐसे में पहले से ही उस रोड पे गाड़ियां फराटेदार चलते आ रही हैं, क्या कहेंगे इस पे? चल रहा है अभी कुछ दिन पूर्व वो बन गया था, तो उसको ये भावना है भारतीय जनता पार्टी की कि जनता को जितनी जल्दी हो सके सुविधा पहुँचे, और ये एक लोकार्पण या शिलान्यास का एक वो है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का भी निर्देश था कि जनता की सुविधाएं हैं वो रुकने न पावें, इसलिए उस पर कुछ दिन पूर्व लोग ट्रायल बेस पर अभी चल रहे हैं, उसका प्रॉपर लोकार्पण अब होने जा रहा है। वरदान नेत्रालय में नेत्र संबंधित जटिल रोगों का संपूर्ण इलाज उपलब्ध है। कबीरचौरा बिनिया बरनवाल धर्मशाला के समीप अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नेत्र चिकित्सालय वरदान नेत्रालय लोगों की नेत्र संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु उत्कृष्ट स्थान है। नेत्र सर्जन डॉक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि अस्पताल में अत्याधुनिक मशीनों से नेत्र परीक्षण, चश्मे की जांच सहित विभिन्न नेत्र संबंधित रोगों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में काशी की जनता को बेहतर इलाज मुहैया कराया जा सके। उन्होंने बताया कि नेत्र संबंधित जटिल रोगों के समाधान, ऑपरेशन इत्यादि की संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ की नेत्र से संबंधित बीमारियों को देखते हुए हमने अपने यहाँ एक नेत्र चिकित्सालय खोला है, जो वरदान नेत्रालय के नाम से है। ये कबीरचौरा से बेनिया रोड पे बरनवाल सेवा सदन के सामने है। यहाँ पे हर तरह की आधुनिक मशीनों द्वारा नेत्र की परीक्षण की जाती है। इसमें जिसके द्वारा आधुनिक मशीनों द्वारा चश्मे का नंबर निकाला जाता है। सफ़ेद मोतिया जिसको कैटरेक्ट कहा जाता है, उसको आधुनिक विधि फेको विधि द्वारा एल्कॉन की मशीन से ऑपरेशन किया जाता है। साथ ही समलबाई, इसको ग्लोकोमा भी कहा जाता है, इसकी आधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं लेजर द्वारा इलाज किया जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ नाखूना, जिसको टेरिजियम कहा जाता है, इसका भी इलाज किया जाता है, जिसमें ग्राफ्टिंग करके मांस को हटा करके और ऑटोलॉगस ग्राफ्ट लगाया जाता है, जिससे कि ये मांस करीब गायब हो जाता है। इसके अलावा जो है नासूर, जिसको डेक्वेस सिस्टाइटिस कहा जाता है, इसका भी इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इससे संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे भेंगापन हो गया, कम रोशनी, चश्मे का नंबर, और बड़ों में जैसे आँख से पानी आना, आँख में खुजली होना, इस तरह की जितनी भी बीमारियां हैं सबका इलाज किया जाता है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम खर्च में अच्छे से अच्छे उपचार अधिक से अधिक लोगों को दिया जा सके। अभी किन किन तरह के आधुनिक मशीनें आई हैं आपके पास जो कि लोगों को
हमारे पास नाइडेक जापान की मशीन है, ऑटोमेटिक ARK जिसको कहा जाता है, जिसके द्वारा जो है हम चश्मे का नंबर निकालते हैं। इसके अलावा जो है लेज़र करने के लिए जो आँख के पीछे, लेंस के पीछे झिल्ली बन जाती है, उसको काटने के लिए लेज़र मशीन है जो कि जापान की है। इसके अलावा ग्लोकोमा समलवाइज को कहते हैं, उसमें भी लेज़र किया जाता है, उसकी भी मशीन हमारे यहाँ है। इसके अलावा फेको विधि में जो मशीन इस्तेमाल की जाती है जो वो अल्कॉन मशीन USA की है, वो भी हमारे यहाँ स्थापित की गई है। और ग्लोकोमा की जांच करने के लिए पेरीमेट्री मशीन होती है, उसकी भी स्थापना की। आँख से संबंधित सारे कार्य के लिए आपके पास? जी, हमारे पास आँख से संबंधित सारे जितनी भी बीमारियां हैं सबके लिए इलाज के लिए हमारे पास मशीन। दवा वगैरह, चश्मा भी आपके यहाँ? हाँ, हमारे यहाँ दवा भी उपलब्ध है। उसके साथ में मरीजों की सुविधा के लिए कम रेट में चश्मा भी अवेलेबल है। जिस तरीके की चीज़ें मरीज को आगे क्या लोगों की सुविधा के लिए क्या समय समय पर आप कैंप भी लगाएंगे? जी हाँ, मैं समय पे फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगाते रहेंगे हम लोग, जिसमें कि लोगों को निःशुल्क जांच एवं अधिक से अधिक उनका उपाय हो सके। और ख़ास तौर पे अगर जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, जो शुगर की आजकल बीमारियाँ इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है, उसके लिए फ्री डायबिटीज़ कैंप, जिसमें कि लोगों की मुफ्त में शुगर की जांच की जाएगी। और उसके अलावा डायबिटीज़ के कारण आँख में जो असर होता है आँख के पर्दे पर, उसकी जांच करके उसका इलाज करने की कई सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा बैठक आहूत की गई। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा वाराणसी के तत्वाधान में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कायस्थों की राजनीतिक भूमिका नामक विषय पर चर्चा हुई। बैठक में राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव ने कहा कि भारतीय राजनीति और राष्ट्र निर्माण में कायस्थों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। धर्म, संस्कृति, विज्ञान के आधार पर राजनीति, राष्ट्र सेवा में सदैव समर्पित रहने वाले हमारे कायस्थ महासभा के लोगों ने सदैव सकारात्मक संदेश दिया है। ऐसे में वर्तमान केंद्र सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में किसी भी कायस्थ प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया, जिसको लेकर हम काफी आहत हैं। आज की जो बैठक हम लोगों ने बुलाई थी वो एक राजनीतिक हिस्सेदारी के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। आज के डेट में हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी बिल्कुल शून्य है, जिसका जिम्मेदार भाजपा है, जिसको हम बराबर परमानेंट वोट देते रहे। और हम राष्ट्रवाद के नाम पे हमने भाजपा को अपना विकल्प चुना था कि भाजपा को ये वोट देते रहे, पूरे हिंदुस्तान में हम देते हैं, भाजपा को देते रहे। लेकिन भाजपा ने आज हमारे साथ बिल्कुल छल किया कि अभी कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें तमाम समाज का उन्होंने प्रतिनिधि दिया कि ये समाज से ये आते हैं, ये समाज से ये आते हैं, ये समाज से आते हैं। ये कायस्थ समाज का प्रतिनिधि बिल्कुल नहीं दिया, और एक कायस्थ समाज का हमारा प्रतिनिधि था भी, उसको उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश, सबसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहाँ सबसे अधिक जनसंख्या है, जहाँ पर कायस्थ समाज सिर्फ उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 60 लाख है। पूरे हिंदुस्तान में हम 12 करोड़ की संख्या में आते हैं, और अकेले उत्तर प्रदेश में हम 1 करोड़ 60 लाख की संख्या में आते हैं। यहाँ पर भी मुझे आज तक उन्होंने न एक राज्यसभा सीट दिया, न एक लोकसभा सीट दिया, और न ही एक MLC दिया, न कहीं चेयरमैन दिया। हमको उन्होंने कोई हिस्सेदारी कहीं नहीं दिया, और न संगठन दिया, कहीं कोई महत्वपूर्ण पद पे हमको कभी आज तक नहीं दिया है। इसलिए अब अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने एक पूरा मन बना लिया कि 2022 में भाजपा को मैं अपनी हैसियत बताऊंगा कि कायस्थ समाज क्या है, और मैं निश्चित रूप से अब अपना एक विकल्प चुनूंगा, और जो पार्टी हमको सम्मान देगी उसके साथ जाऊंगा। और उत्तर प्रदेश की स्थिति हमारी है कि 67 विधानसभा ऐसे है जहां हम निर्णायक की भूमिका में है, और 25 ऐसी विधानसभा है जहां हम बिना किसी भी समाज के सपोर्ट के हम सीधे जीतने की स्थिति में है। उसके बावजूद हमको हाशिया पर रखा गया, इसलिए कि हम कभी आंदोलन नहीं करते हैं, हम कभी राष्ट्र का नुकसान नहीं करते हैं, हम कभी तोड़ फोड़ नहीं करते हैं, क्योंकि हम राष्ट्रवादी सोच के हैं। हम सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि नहीं ये चुप है, ये दबे कुछ ले लोग हैं। हम और तरह जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करते हैं, लेकिन हमारा समाज बगादे एक पढ़ा लिखा समाज है। हम शांतिपूर्ण ढंग से इनका बिल्कुल विरोध करेंगे, और निश्चित रूप से विरोध करेंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भेलूपुर पुलिस ने 2 अभियुक्तों को लूट के सामान व अन्य वस्तुओं समेत किया गिरफ्तार। सूचना का अधिकार विभाग उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने महंगाई के विरोध में चलाया हस्ताक्षर अभियान। BHU में PM की रैली का विरोध करते हुए छात्रों ने कुलपति को सौंपा ज्ञापन।
और कैंट गौसाबाद क्षेत्र में ऑटो सवार बदमाशों ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष और अधिवक्ता को मारी गोली। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।